क्या किसी गैर सरकारी संगठन को इतनी छूट होती है कि वो गौरक्षा के नाम पर गाय से भरे ट्रकों को पकड़कर कानून हाथ में ले सकता है? क्या किसी गैर सरकारी संगठन को इतनी छूट होती है कि वो वैलेंटाइन डे वाले दिन पार्कों में जाकर प्रेमी जोड़ों की पर्सनल लाइफ में दखल या उनकी जबरन शादी करा सकता है? क्या किसी गैर सरकारी संगठन को इतनी छूट होती है कि वो फिल्मों में हिंदू प्रतीकों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाकर बवाल काट सकता है या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकता है? इन सभी सवालों के जरिए आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बजरंग दल की। आजकल वैसे भी बजरंग दल राजनीति का केंद्र बना हुआ है। टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया पर बजरंग दल पर बहस छिड़ी हुई है और इसका कारण है कांग्रेस का कर्नाटक चुनाव का घोषणा पत्र। 2 मई को कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जनता के सामने रखा, जिसमें फ्री बिजली देने के साथ पीएफआई और बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही गई, जिसके बाद बीजेपी ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात को चुनावी मुद्दा बना दिया और कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। अब बीजेपी लगातार इस मुद्दों को अपने हर रैली और हर भाषण में उठा रही है और कांग्रेस पर लगातार हमला कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में अपने भाषण के दौरान बजरंग दल को लेकर कांग्रेस पर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंगबली को ताले में कैद करने का काम किया है। हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताने में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। अब मैं आपसे यहां पर एक सवाल करना चाहता हूं, क्या किसी दल की भगवान बजरंगबली से तुलना की जा सकती है? प्रधानमंत्री मोदी ने यहां कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंगबली को ताले में कैद करने का काम किया है। क्या बजरंगबली को कोई ताले में कैद कर सकता है? क्या ये उन हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है जो बजरंगबली में आस्था रखते हैं? क्या प्रधानमंत्री का इस पर राजनीति करना उचित है? इतना ही नहीं, बेगूसराय से सांसद और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने तो ये तक कह दिया कि बजरंग दल पर बैन लगेगा तो सभी मस्जिदों को बंद करवाना होगा, सनातनी आंदोलन चलेगा। बजरंग दल पर किसी को हिम्मत नहीं है कि वो बैन कर दे। बजरंग दल पर अगर करना होगा तो सारे मस्जिदों को बंद करना होगा, ये भी सनातनी आंदोलन चलेगा। बजरंग दल कोई राजनीतिक दल है? ये टोपी पहन करके इफ्तार खा करके वोट लेने के लालच में भारत की संस्कृति को तबाह और बर्बाद करने की साजिश नीतीश सरकार कर रही है, ये विफल होगी। अब आप ही बताइए कि ये किस सनातनी आंदोलन की बात कर रहे हैं? क्या इनका ये बयान 2 समुदायों को भड़काने वाला नहीं लगता? वहीं इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि भाजपा ने अपने दोहरे मापदंड का खुलासा करते हुए कांग्रेस में भगवान हनुमान की जन्मस्थली को नकारा था। वे बजरंगबली की जय जाप करते हैं, लेकिन कर्नाटक में भगवान हनुमान के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। The party which rules Karnataka at least till the 13th of May, and the party which is ruling over India till May next year, BJP,
denies the birthplace of Lord Hanuman in Karnataka. They don't do it anywhere else. They do it in the parliament, which is the temple of democracy, where you are not supposed to say anything which is not right. Who does it? It is done by the minister, the then Minister of Culture, Mr. Sanganna Amarappa, who is MP from Koppal. When there is a dispute going on between Andhra Pradesh and Karnataka over the birthplace of Lord Hanuman. We want to expose the double speak of the BJP. On the one hand, the Prime Minister says Bajrangbali ki jai, and they are suddenly reminded of Lord Hanuman. On the other hand, they go and deny the existence, the birth of Lord Hanuman in Karnataka. Look at the hypocrisy. Therefore, we are not surprised when they compare Bajrangbali with Bajrang Dal. मैं इस पूरे मामले पर आपकी राय जरूर चाहूंगा, तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। उससे पहले और भी सवाल हैं जिसके जवाब आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले, जब बजरंग दल पर राजनीति हो ही रही है तो आपका ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये बजरंग दल कब बना, इसको किसने बनाया, इस दल को बनाने के पीछे आखिर ज़रूरत क्या पड़ी, ये दल आखिर काम क्या करता है, इसका मकसद क्या है। इन सभी सवालों के जवाब के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और शुरू करते हैं बजरंग दल की शुरुआत से। साल था 1984 और महीना था अप्रैल का। दिल्ली के विज्ञान भवन में धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिस कारण पूरे देश भर में साधु संत वहां जुटे हुए थे। इस धर्म संसद का आयोजन किया गया था अगस्त 1964 को बनी एक संस्था द्वारा, जिसका नाम है विश्व हिंदू परिषद। इस आयोजन का मकसद था राम जन्मभूमि को वापस से उसका स्थान दिलाना। इस आयोजन में तय हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस आंदोलन से जोड़ा जाए और एक रथ यात्रा निकाली जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन सकें, और इस यात्रा का नाम रखा गया राम जानकी रथ यात्रा। 24 सितंबर 1984 को बिहार के सीतामढ़ी से इस रथ यात्रा की शुरुआत की गई, लेकिन इस रथ यात्रा की वजह से माहौल बिगड़ने लगा। सियासत के साथ सांप्रदायिकता भी इस यात्रा में शामिल होने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि विश्व हिंदू परिषद को इस रथ यात्रा की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। और उस समय सत्ता में थी कांग्रेस, केंद्र में भी और बिहार उत्तर प्रदेश में भी। बिहार में उस समय कांग्रेस नेता चंद्रशेखर मुख्यमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में थे नारायण दत्त तिवारी। बिहार से निकली रथ यात्रा 7 अक्टूबर 1984 को अयोध्या पहुंचती है और सरयू किनारे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। वहां पर राम जन्मभूमि निर्माण का संकल्प भी लिया जाता है। इस यात्रा को वो आगे बढ़कर लखनऊ होते हुए दिल्ली जाना था, लेकिन नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने इस रथ यात्रा को पुलिस सुरक्षा देने से मना कर दिया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और हिंदू धर्म के साधु संतों ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए युवाओं को आगे आने को कहा, जिसके बाद कई युवाओं ने आगे बढ़कर इस रथ यात्रा की सुरक्षा का जिम्मा लिया और 8 अक्टूबर 1984 को विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा का भार युवाओं के कंधों पर रख दिया और युवाओं के इस संगठन को नाम दे दिया बजरंग दल। बजरंग दल की सुरक्षा में यात्रा लखनऊ होते हुए दिल्ली के लिए निकल गई। दिल्ली पहुंचने के बाद 31 अक्टूबर 1984 को फिर से विज्ञान भवन में साधु संतों को जुटना था और इस यात्रा का समापन होना था, लेकिन उसी दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद इस यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया। लेकिन बजरंग दल का कारवां आगे चलता गया और इनका नारा था सेवा, सुरक्षा और संस्कार, और मकसद था राम जन्मभूमि का निर्माण, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण और काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण। तीनों नारों और इन 3 मकसद के साथ ये दल पूरे देश में अपने विस्तार की कोशिश में लग गया। उसने कुछ ही सालों में पूरे देश में, खासकर उत्तरी भारत में, कुल 2500 अखाड़े बना लिए। ये अखाड़े भी आरएसएस की तरह ही बने थे,
और इस संगठन का जिम्मा जिस युवा कंधों पर डाला गया था उसका नाम था विनय कटियार। 30 साल के विनय कटियार के ऊपर विश्व हिंदू परिषद ने अपनी इस युवा सेना का जिम्मा पूरी तरह सौंप दिया था। इससे पहले विनय कटियार संघ के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे। 1970 से 1974 तक उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सचिव हुआ करते थे। बजरंग दल के गठन के 25 साल बाद अब इसका पहला मकसद पूरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो चुका है और कुछ ही दिनों में इसको आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा। लेकिन अभी भी बजरंग दल के 2 मकसद बाकी हैं, रामकृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर, और इस मकसद को हासिल करने के लिए बजरंग दल निरंतर कोशिश कर रहा है। लेकिन बीते सालों में बजरंग दल की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कुछ और ही मकसद को बयां कर रही हैं, चाहे वो किसी फिल्म को लेकर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना हो, या वैलेंटाइन वाले दिन कपल्स को परेशान करना हो, या फिर गौरक्षा के नाम पर कानून को हाथ में लेना हो। बहरहाल कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने वाले मुद्दे को बीजेपी ने अपना मुद्दा बना लिया है, जिससे वो कांग्रेस पर लगातार हमला भी कर रही है। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि इस मुद्दे का फायदा बीजेपी को किस हद तक मिल पाता है, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। आपकी क्या कुछ राय है हमारी इस रिपोर्ट को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।